जय हिंद। करियर इंग्लिश के इस YouTube चैनल पे कुछ सीखने और सिखाने के इस प्यार भरे महफिल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के 12th के स्टूडेंट्स के लिए लिटरेचर के बुक का यह चैप्टर प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस के हिंदी को हम समझ पाएँ, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर समरी से लेकर एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इससे खूब पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। काफ़ी सुंदर यह चैप्टर है। हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में गांधी जी ने बड़े ही विस्तार से एक्सप्लेनेशन किया है और हमें अपनी सभ्यता से किस तरीके से प्रेम करना चाहिए इन्होंने बखूबी सिखाया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके जो राइटर हैं वो है महात्मा गांधी। जैसा कि आपको पता होगा, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 में हुआ था। हम लोग सभी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को बड़े प्यार से लोग बापू कहकर पुकारते थे या राष्ट्रपिता कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट पॉइंट है ही वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कहा जाता है कि गांधी जी एक राजनेता नहीं थे बल्कि एक आध्यात्मिक नेता थे, यानी लोगों की भलाई के लिए, देश की सुरक्षा और भलाई के लिए लड़ा करते थे। इनको राजपाट, संपत्ति, गद्दी, सत्ता से कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है हिज चीफ वेपन्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। भारत में हो रहे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इन्होंने युद्ध और आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आंदोलन चलाने के लिए हर किसी का अपना अपना वेपन्स होता है, हथियार होता है। तो गांधी जी ने अपना हथियार किस चीज़ को बनाया? तो इन्होंने अपना हथियार बनाया सत्य को और अहिंसा को। और यह डिबेट किया करते थे ब्रिटिश से, ब्रिटिश रूल से, वहाँ के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, शासकों से कि आखिर मैं सत्य और अहिंसा से आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि कौन अधिकार दिया आपको हमारे देश में आकर शासन करने का और हम पे ज्यादती करने का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टिल 1948। इन्होंने भारतीय राजनीति में 1915 से लेकर 1948 तक अपना वर्चस्व कायम रखा। नेक्स्ट पॉइंट है हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखा है जिसका नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रखा था, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इन्होंने अपने जीवन में सत्य को लागू कर लिया था और बोले कि मैं अपना सारा जीवन इस सत्य का प्रयोग करके देखूंगा कि आखिर होता क्या है। तो इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखा था उसका नाम दिया था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एग्जाम में पूछा जाता है कि हु रोट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो गांधी जी रोट, गांधी जी ने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस चैप्टर गांधी जी टॉक्स अबाउट। अब इस चैप्टर में गांधी जी ने किन किन बातों पर बात किया है, चर्चा किया है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में गांधी जी ने भारतीय सभ्यता के साउंड फाउंडेशन यानी मजबूत नींव, आधार की बात की है कि हमारी जो सभ्यता है इसकी नींव बहुत मजबूत और गहरी है। एंड द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और भारत की जो सभ्यता है उसकी जो विभिन्न विशेषताएं हैं इसके बारे में भी बखूबी बताया है। एंड द इमोरलिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और पश्चिमी सभ्यता जो भारत में इंग्लैंड से जो लोग, ब्रिटिश लोग आने से जो पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में फैला था और लोग इसके बहकावे में आकर पश्चिमी सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिया था, इसके लेके हमारे गांधी जी और हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे उस समय के, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इन लोगों ने इसका विरोध किया और देशवासियों को यह समझाने का प्रयास किया कि जो हमारी सभ्यता है उस वेस्टर्न सभ्यता से काफ़ी बेहतर है। इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि गांधी जी ने इस चैप्टर में क्या क्या बातें हमारी सभ्यता और संस्कृति के रिगार्डिंग लिखा है। पैराग्राफ 1 है, आई बिलीव दैट
द civilization India has evolved is not to be beaten in the world। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में गांधी जी ने बताया कि आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है, दैट द civilization India has evolved, कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यह पूरी दुनिया में कहीं मात नहीं खा सकती है, यानी कोई इसे हरा नहीं सकता है, परास्त नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, और हमारे पूर्वजों ने इस बीज को जो बोया है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। आगे कहते हैं कि रोम वेंट, यानी रोम की सभ्यता मिट गई, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस की भी सभ्यता का वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फाराओज वाज ब्रोकन, और फाराओज की जो शक्तियाँ थी, जो सत्ता था, वह भी बर्बाद हो गया, टूट गया, डूब गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान भी वेस्टर्नाइज्ड हो गया, यानी सब देशों ने अपनी अपनी सभ्यता, यह जो है विश्व की बहुत बड़ी बड़ी सभ्यता है जिसका नाम बताया गया। रोम की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, आप यूनान की सभ्यता सुने होंगे नाम, ये सब काफ़ी पुरानी सभ्यताएं हैं। आज के डेट में यह सारी सभ्यताएं समाप्त हो चुकी है, यहाँ तक कि जापान भी वेस्टर्नाइज्ड हो चुका है, यानी जापान भी पश्चिमी सभ्यताओं को अपना चुका है। आगे कहते हैं ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सीड, और चाइना का कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसकी भी सभ्यता गड़बड़ा रही है। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन अगर भारत की बात करें तो किसी न किसी प्रकार से यह आज भी अपनी नींव पर मजबूती से खड़ा है, अपनी आधार पर मजबूती से खड़ा है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। कहते हैं कि यूरोप के लोग जो पूरी दुनिया में अपनी सभ्यता को अच्छा बताते हैं, और लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाते भी जा रहे हैं। पता है यह यूरोप के लोग जो है, यह अपना पाठ किससे सीखते हैं? तो फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यह खुद ग्रीस के लोगों से और रोम के लोगों के द्वारा लिखे गए लेखों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और शिक्षा लेते हैं। रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जबकि रोम का खुद ही अस्तित्व समाप्त हो चुका है, अपनी पुरानी शानो शौकत में अब वो नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, और वे क्या कहते हैं? कहते हैं कि सीखने के क्रम में मैं रोम ने जो गलतियाँ की थी और ग्रीस ने जो गलतियाँ की थी, उस गलतियों को करने से हम बचेंगे और अपनी सभ्यता को बर्बाद नहीं होने देंगे। कौन कह रहा है? यूरोपियंस लोग कह रहे हैं, यूरोप के लोग जिनका वेस्टर्न सिविलाइजेशन चलता है, वे लोग कहते हैं सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसा तो दयनीय स्थिति है इन लोगों का, यानी इनकी सभ्यता का अपना कुछ अता पता नहीं है, दूसरे की सभ्यता से सीखते हैं, और जिसकी सभ्यता से वे सीख रहे हैं उसकी सभ्यता समाप्त हो चुकी है। तो ऐसा दर्दनाक इनका अपना स्थिति है। पैराग्राफ 2 देखिए, इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत आज भी स्थिर है, अचल है। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही इसकी शान है कि हमारी सभ्यता आज भी वैसे ही है, मिटी नहीं है, हिली भी नहीं है, स्थिर है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। लेकिन अंग्रेज लोग पता है हम पे क्या आरोप लगाते थे? हम पे आरोप लगाते थे कि भारत के लोग इतने असभ्य है, अज्ञानी हैं और मूर्ख है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, कि उन लोगों को लुभाया भी नहीं जा सकता है कि बदलाव करें अपने आप में, यानी अंग्रेज़ों की सभ्यता को हम लोग सीखे, अपनी सभ्यताओं में बदलाव करें, इतना भी हम लोग को साहस नहीं है, इतना भी समझ नहीं है कि अच्छी सभ्यताओं को हम लोग सीख ले। ऐसा आरोप लगाते थे कौन? वेस्टर्न यानी ब्रिटिश लोग।
इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। गांधी जी कहते हैं कि यह जो आरोप है यह वाकई हमारे मेरिट के खिलाफ है, यानी हमारे जो गुण हैं उसके खिलाफ बात किया जा रहा है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। ये कहते हैं कि जो चीज़ हमने अपने अनुभव से, अनुभव की कसौटी पर टेस्ट करके पाया है वह यह है, वी डेयर नॉट चेंज, कि हमें बदलाव नहीं करना चाहिए। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। बहुत लोगों ने अपना सलाह इंडिया के ऊपर थोपा। एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी यह स्थिर रहा। दैट इज़ हर ब्यूटी, यही तो इसकी सुंदरता है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और हमारी आशा की यही तो सुरक्षा है कि हमारी सभ्यता में कुछ तो बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारी सभ्यता आज भी कायम है। पैराग्राफ 3 देखते हैं। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। कहता है कि सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता, आचरण का एक ऐसा तरीका है जो हमें पॉइंट आउट करता है, निर्देशित करता है टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी हमारे कर्तव्य के रास्तों को दिखलाता है। कौन? सभ्यता। तो सभ्यता आचरण का ही एक ऐसा तरीका होता है जो कर्तव्य के रास्तों को दिखलाने का कार्य करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी ड्यूटी को निभाना, करना, संपादन करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और नैतिकता का पालन करना, और कन्वर्टिबल टर्म्स, यह एक कन्वर्टिबल टर्म्स है, यह परिवर्तन करने योग्य है, यानी अच्छी चीज़ों को, हमें नैतिकता भरी चीज़ों को, अपने कार्य को निभाने में हमें बदलाव करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसे हम करें। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशंस। आगे वो कहते हैं कि नैतिकता को पालन करने का क्या मतलब समझते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, यानी हमारे मस्तिष्क पर और हमारी जो पैशंस हैं, जो हमारे उत्तेजना है, उसके ऊपर कंट्रोल करने का और मास्टरी प्राप्त करने का, यानी प्रभुत्व प्राप्त करने का क्या है, यह जो है एक साधन है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मास्टरी, है ना। टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी नैतिकता का पालन करने का मतलब है अपने पैशंस पे, यानी अपनी उत्तेजना है उस पर, और अपने मस्तिष्क के ऊपर मास्टरी प्राप्त करना है, कंट्रोल प्राप्त कर लेना है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, और ऐसा करने से हम अपने खुद की शक्तियों को जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ये कहते हैं कि हमारे गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। सभ्यता का मतलब हमारे गुजरात में लोग क्या समझते हैं? अच्छा आचरण। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ 4 है। इफ़ दिस डेफिनीशन बी करेक्ट, कहते हैं कि अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज़ एज इट शुड बी। आगे वो कहते हैं कि अगर यह परिभाषा मेरा सही है कि गुजराती लोग जो मानते हैं कि सभ्यता मतलब अच्छा आचरण, अगर यह परिभाषा सही है तो जैसा कि कई लेखकों ने ऐसा कह गए हैं कि हमें किसी दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं है और यह जैसा है हमें वैसा ही रहना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 5। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं। गांधी जी क्या कहते हैं, यह आपको एक्सप्लेनेशन में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं गांधी जी, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। कहते हैं कि यह जो मनुष्य का जो दिमाग है ना, वह रेस्टलेस है और बर्ड है, यानी चंचल पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसे जितना ज़्यादा मिलता है यह उतना ज़्यादा और पाने की कामना करने लगता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंत में फिर यह असंतुष्ट ही रहेगा। यह बात आप लोग भली भांति जानते होंगे। मनुष्य का जो दिमाग है वह चंचल पक्षी की तरह है, चंचल चिड़िया की तरह है। इसको चाहे आप जितना भी दे दो संतुष्ट नहीं होगा, इससे और पाने की लालसा बढ़ जाती है। जैसे अगर आपके पास 2-4 लाख रुपए हैं तो आप चाहते हैं कि हमें 1-8 करोड़ रुपया हो जाए, लेकिन जिसके पास 1-8 करोड़ है वह चाहता है कि 10-20 करोड़ हो जाए।
आपके पास भी अगर 10-20 करोड़ हो जाए तब आपकी लालसा बढ़ेगी। आप सोचेंगे कि 25-50 करोड़ हो जाए, 2 चक्का से 4 चक्का हो जाए, 4 चक्का में बड़े गाड़ियाँ हो जाए, 2-4 गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए। इच्छाएं अनंत है, यह कभी पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए गांधी जी ने बताया कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह चंचल पक्षी की तरह है, इसको जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा और यह मांगेगा और अंत में यह असंतुष्ट ही रहेगा। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन्स, और जितना ही ज़्यादा हम अपने पैसन्स में डूबते जाते हैं, यानी अपनी इच्छाओं में डूबते जाते हैं, है ना, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही यह जो हमारा दिमाग है बेलगाम होता जाता है, इसकी इच्छाएं अनंत होती जाती है, बढ़ती जाती है और अंत में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और कुछ नहीं मिलता है इस संसार से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेज, इसलिए हमारे जो पूर्वज लोग थे उन्होंने एक लिमिट तय कर दिया था इंडल्जेंसेस का। इंडल्जेंसेस मतलब संलिप्त होने का, किसी चीज़ के पीछे पागल होना, उसमें बिल्कुल डूब जाना, इसका एक लिमिट तय कर दिया था। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि यह जो खुशियाँ हैं यह एक मानसिक स्थिति है। खुशियाँ बाहर की दुनिया के किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर आपके पास पैसा हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, तब आप खुश रहेंगे और सुखी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है। हो सकता है अभी आप जिस परिवेश में रह रहे हो वहाँ सभी लोग अमीर हो, धनी हो और आप उसमें एक गरीब व्यक्ति हो, आप इसलिए दुखी हैं। लेकिन जैसे ही आपको रुपया, पैसा, धन हो जाए और इस गांव के बाकी लोगों की तुलना में आपके पास ज़्यादा धन हो जाए, आप तुरंत सुखी हो गए, खुश हो गए। यह मानसिक स्थिति है। लेकिन परिवर्तन थोड़ा चेंज करके सिचुएशन देखते हैं। अगर आप ही को फिर वैसे गांव में ले जाया जाए जहां पर फिर लोग करोड़पति है और आप उस गांव के जो अमीर व्यक्ति कहे जाते थे, अब वहां जाने के बाद 10, 20, 25, 50 लाख रुपए वाले व्यक्ति हैं, जबकि बाकी लोग करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ में खेल रहा है, तो वहां पर जाकर फिर आप दुखी हो गए। क्यों? आप व्यक्ति तो वही थे, पैसा भी, संपत्ति भी आपके पास उतना ही था, आप दुखी क्यों हो गए? पता चला कि मेंटल कंडीशन आपका चेंज हो गया। अब आपके दिमाग ने यह बताया कि अरे खुश मत हो, यहाँ तुमसे ज़्यादा धनी लोग हैं, तुमसे ज़्यादा पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं, फिर आप दुखी हो गए। तो हमारे पूर्वज लोग भली भांति जानते थे कि धन का कोई लिमिटेशन नहीं है, सीमाएं नहीं हैं, तुम कितना पाओगे। जब तक तुम्हें मेंटल कंडीशन यह नहीं पता चले कि तुम स्थिर हो, है ना, यानी हैप्पीनेस जो है एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति। अगर आपके दिमाग में यह बात है कि जो है मुझे बहुत है, दोस्तों आपने सुना होगा संतोषम परम सुखम, यानी संतोष ही परम सुख है। अगर आपके पास संतोष नहीं है तो चाहे कितना भी धन हो जाए आप दुखी ही रहेंगे, है ना। इसलिए खुशियाँ जो है एक मानसिक स्थिति है। अगर आप अपनी मानसिक स्थिति ऐसा बना लिए हैं कि आपको लगता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, आप दुखी रहेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ 6 क्या कहता है? अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। कहते हैं कि मनुष्य इसलिए खुश नहीं होता है, सुखी नहीं होता है क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, और इसलिए वह दुखी नहीं है कि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अक्सर देखे गए हैं कि धनी लोग भी बड़े दुखी रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग भी सुखी रहते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि धन का होना सुख का होना नहीं है, या गरीब होना दुखी होने का कारण नहीं है। दुखी होने का कारण आप खुद हैं। अगर आपने अपने मानसिक स्थिति को ऐसा बना लिया है, आप दुनिया से कंपैरिजन करते हैं और आप सोचते हैं कि पैसा दौलत यही सुख है, तो आपको दुख होगा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि दुनिया में लाखों ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास खाने के लिए आज भी रोटियां नहीं हैं, पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने आप को खुशनसीब समझेंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि भगवान ने हमें जो दिया है कितनों को उन्होंने यह भी नहीं दिया। तो आप संतुष्ट होंगे और आप खुशी हो जाएंगे और आप
सुखी हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि भगवान मेरे ही साथ बुरा किया, लोगों को इतना धन दौलत दिया, मेरे पास उतना नहीं है, तो यह मेंटल कंडीशन आपको दुख देगा। चलिए आगे देखते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, कहते हैं कि लाखों लोग हर ज़माने में गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यह सब चीज़ को देखते हुए हमारे पूर्वज के लोगों ने लग्जरियस लाइफ जीने से, प्लेजर से यानी सुख और आराम की ज़िंदगी से बचना सिखाया। कहा कि इसका त्याग करो, ये अच्छा चीज़ नहीं है। We have managed with the same kind of law as existed thousands of years ago। उन्होंने आगे बताया कि हम लोगों ने आज भी जो पुराने ज़माने हज़ारों साल पहले जो खेती के उपकरण थे, हल थे, उसी को आज भी हम लोगों ने मैनेज कर रखा है, उसी से आज भी खेती करते हैं। देखिए एक्चुअली ये जो लिखी हुई बातें हैं गांधी जी के ज़माने की है, यानी 1948 के पहले की है ना। 1948 में तो गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो जाहिर सी बात है उससे पहले का लिखा हुआ है। तो उस ज़माने में तो आप समझ ही रहे हैं कि हमारे यहाँ खेती हल चलाकर हुआ करता था। तो वही कह रहे हैं कि हज़ारों वर्ष पहले जिस प्रकार से खेती के उपकरण अपनाए जाते थे, आज भी हम उसी चीज़ों को अपना रहे हैं कि नहीं। आपने बलराम जी को देखा था, वो क्या रखे रहते हैं, हल रखे रहते हैं कंधे पे, है ना। तो वो हल आज भी यूज होता है हमारे देश में। We have retained the same kind of cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। आगे वे कहते हैं कि we have retained the same kind of cottages, और जिस तरह की झोपड़ियाँ उस पुराने ज़माने में हुआ करती थी, आज भी आपको देखने को भारत में मिल जाएगा, है ना। आगे कहते हैं that we had in former times and our indigenous education, और हमारी स्वदेशीय शिक्षा जो थी remains the same as before, जैसा पहले था वैसा आज भी है। लेकिन दोस्तों आज अब बदल गया है, हम लोग भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं। हमारे स्कूलिंग एजुकेशन बदल गए हैं और रहने का जो तौर तरीका है वो भी वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो खाने का तरीका देखते हैं शादी में जो बॉक्स सिस्टम चल गया है ना, या जो शहरों में लड़कियों को कपड़े पहनने का जो तौर तरीका है, या जो नवयुवक लोगों का जो हेयर का स्टाइल आप देखते होंगे, या बहुत तरह का जो अजीब अजीब स्टाइल जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको खुद लगेगा कि यह हमारी सभ्यता नहीं थी। तो बहुत सारी अनैतिकताएं हैं, ये वैलेंटाइंस डे और क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। यहाँ तक कि आज अब रिंग सेरेमनी होता है, मैरिज के तौर तरीके बदल गए। पुराने जो संस्कृति के हिसाब से हमारे देश में शादियाँ होती थी या बहुत सारी जो रीति रिवाज था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और लोग आधुनिक युग में किसको कॉपी कर रहे हैं, उसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कॉपी कर रहे हैं, जिसके बारे में इस चैप्टर में गांधी जी ने हम लोगों को समझाया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अच्छा नहीं है, इससे दूर रहो। चलिए देखते हैं आगे। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ, ये तो हम लोग पढ़ लिए। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, हमारे यहाँ जीवन को कलहपूर्ण बनाने वाली प्रतिस्पर्धाएं नहीं हैं, यानी लोग भाग दौड़ का कंपटीशन के जीवन में नहीं जीते हैं। ये सारी चीज़ें अब पुरानी बात हो गई, अब ये सब चीज़ बदल रहा है हालांकि हमारे देश में भी। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, कहते हैं कि हर लोग, हर व्यक्ति अपना अपना पेशा को या अपना अपना ट्रेड को चलाता है, एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, और अपना एक मजदूरी तय किया हुआ है उसी को वो लेता है। यानी हर आदमी का अपना पेशा है। जैसे हमारे देश में आज जानते हैं ना, धोबी है उसका अपना पेशा है, मोची है उसका अपना पेशा है, और बर्तन बनाने वाले जो हैं उसका अपना पेशा है, दर्जी है अपना पेशा है, यानी हर व्यक्तियों का अपना अपना पेशा है। तो पहले हमारे यहाँ, हमारे उस ज़माने में लोग अपना अपना पेशा को करते थे, जो किसान है वे खेती करते थे, है ना। तो इस तरीके से हर व्यक्ति अपना पेशा को ही लेकर चलते थे, खानदानी कामों को ही आगे बढ़ाते थे, यानी कंपटीशन नहीं था, जीवन को कलह में नहीं डालते थे, एकदम शांति से अपने बाप दादा के किए हुए कामों को, अपने खानदानी काम को लेकर आगे बढ़ते, और जो मजदूरी होता उसे लेते और सुख से, संतोष से अपना जीवन बिताते थे, है ना। सुख का तो परिभाषा अलग है, लेकिन संतोष से अपना जीवन बिताते थे।
इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। आगे वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग को मशीनरी आविष्कार करना नहीं आता था, बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, बल्कि हमारे पूर्वज लोग यह जानते थे कि अगर हम लोग अपना मन बना लिए इसके प्रति, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम अपने चरित्र को खो बैठेंगे। गुलाम बन जाएंगे मतलब हम इस भौतिक चीज़ों का, एक सुख देने वाली चीज़ों के गुलाम हो जाएंगे, अपने हाथ पाँव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें सुविधाओं की लत लग जाएगी। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। इसलिए बड़े विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने यह फैसला किया था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जो हम अपने हाथ पाँव से कर सकते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। उन्होंने देखा कि असल खुशियाँ जो है ना स्वास्थ्य में है, और स्वास्थ्य हमें कब मिलेगा, जब हम अपने हाथ पाँव को मजबूत बनाकर रखेंगे, काम धंधा करेंगे, एक्टिव रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यही सबसे बड़ा सुख है इस धरती पर। इसलिए उन्होंने कहा कि भौतिक चीज़ें, सुख देने वाली चीज़ें जैसे एसी है, कूलर है, या आजकल जो है लोग चापाकल से भी चला कर नहाना पसंद नहीं करते, उसको मोटर चाहिए, स्विच ऑन किए झरना से नहाएं। तो ये सब क्या है, हम लोग सुकुमार होते जा रहे हैं, है ना, या हम लोग क्या कहें कि सुविधाओं से ग्रस्त होते जा रहे हैं, सुविधाओं के गुलाम होते जा रहे हैं। इसी दिन के लिए तो हमारे पूर्वज लोगों ने इस चीज़ को मना किया कि नहीं, हमें अपने हाथ पाँव का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने हाथ पाँव को मजबूत बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो इससे बड़ा सुख दुनिया में और कोई नहीं है। तो देखिए पैराग्राफ 7, They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them। आगे वे कहते हैं, शहरों के बारे में वो तर्क देते हैं कि जो बड़े बड़े शहर है ना, वो एक स्नेयर है, यूजलेस इनकम्ब्रेंस है। कहते हैं बेकार का झंझट है, एक जाल है, फंदा की तरह है, जहाँ लोग जाके फंस जाते हैं और उसमें वे खुश नहीं रह सकते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ क्या होता है, चोरों का समूह है, डाकुओं का गिरोह है, प्रोस्टिट्यूशन है, एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। और दुर्गंध फैलाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, वेश्यावृत्ति है, हर तरह की चीज़ें, बुराइयां शहरों में देखने को मिलती है, और गरीब व्यक्तियों को वहाँ पे क्या करते हैं, धनी लोग लूट लेते हैं। हालांकि आज के परिवेश में शहरों का भी कुछ रूपरेखा बदला है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था, सुनते थे लोग कि गाँव के लोग जाते थे शहर में तो उसका सामान चोरी हो जाता था। ऑटो पे कहते कि फलां जगह जाना है पहुंचा दो, तो वो घुमा कर वहीं पर लाकर छोड़ देता और पैसा ठग लेता था। यानी चोर, उचक्का, गुंडा, वेश्यावृत्ति, कॉल गर्ल्स का अड्डा हुआ करता था शहर। अब आज के डेट में कुछ स्थितियाँ बदली है। दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, इसलिए वे लोग अपने छोटे छोटे गाँवों में ही आराम से रहते थे और संतुष्ट रहते थे। देखिए पैराग्राफ 8, They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics। उन्होंने देखा है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे और उनकी जो तलवारें थी जिसके बलबूते पे वे शासन किया करते थे, वर इन्फीरियर टू द सोर्ड ऑफ इथिक्स, वह नैतिक तलवारों के सामने घटिया था, बेकार था। नैतिक तलवार क्या है आगे समझेंगे। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरिन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर। इनका यह कहना था कि धरती की सर्वोच्च सत्ता, वो सारा राजपाट सब बेकार था किसके सामने, जो हमारे देश के सच्चे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिसे फ़कीर कहते हैं। उनको राजपाट सत्ता से मतलब नहीं रहता था, वो सबसे सुखी इंसान हुआ करते थे, है ना। उनके सामने यह राजपाट बेकार हुआ करता था। आप जानते भी होंगे हमारी संस्कृति में भी इस चीज़ के कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने राजपाट को त्याग कर, है ना, और सिद्धार्थ नाम था उनका, राजपाट को त्याग कर, राजा के पुत्र थी, पत्नी थी, उनके बच्चे थे, सबको त्याग कर वो जंगल निकल पड़ते हैं। किस चीज़ की खोज में, तो सत्य की खोज में, शांति की खोज में, कि आखिर इस दुनिया में क्या है, दुनिया में मनुष्य के आने का क्या मकसद है, हम इस दुख से निजात कैसे पा सकते हैं, है ना। तो
बहुत सारे राजपाट ऋषि मुनि फकीर के सामने बेकार है, वो इन सब चीज़ों को वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राजा को भी कष्ट है, उसको भी दुख है, उसको भी कोई बीमारी होगा, डॉक्टर ठीक करता होगा, इंजेक्शन देता होगा, ठीक नहीं होता होगा, उसको भी देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पत्नी बात नहीं मानती होगी, बच्चा लोग जो है उसका आज्ञा का पालन नहीं करता होगा, उनकी सेवा नहीं करता होगा। हो सकता है ऐसा, मनुष्य है, जीवन है। आज भी आप करोड़पति लोग को ही देख लीजिए, बहुत का जीवन ऐसा मिलेगा दुखों से भरा, कितने लोगों ने आत्महत्या भी की है, इसके जीवंत उदाहरण है, आप देख सकते हैं। तो सुखी होने का मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत धन है ना। सुखी होने का मतलब है आपको संतोष कितना है, और जीवन में सुख होने का मतलब कि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपके गांव समाज के लोग कितने अच्छे हैं, कितने सभ्य हैं, एक दूसरे का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना सहयोग करते हैं, टांग नहीं खींचते हैं। ऐसा होगा तो कौन सुखी रहेगा भाई इस ज़माने में। नेक्स्ट देखिए, अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसके पास ऐसा संविधान हो, इज फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। कहते हैं कि वे दूसरों को शिक्षा देने के लायक है, ना कि हम दूसरे से खुद शिक्षा ले। यानी हम उस योग्य हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी अच्छी है कि हम अपनी अच्छाइयाँ दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। तो हमें दूसरे से सीखने की क्या ज़रूरत है, और ख़ास करके इस किससे, यूरोपियन सिविलाइजेशन से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, जिसको खाने का ये पता नहीं है कि बैठ के खाना है कि खड़ा होकर खाना है 24 को चम्मच से खाना खाते हैं, अपना हाथ का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, उससे सीखे। जिसको कपड़ा पहनने का तमीज़ नहीं है, उससे सीखे, है ना। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वेर ऑल विद इन बाउंड्स। आगे वे कहते हैं कि हमारे देश में भी आपको कोर्ट्स हैं, कचहरियाँ हैं, लॉयर्स हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, बट दे वेर ऑल विद इन बाउंड्स। लेकिन ये सभी लोग अपने अपने बाउंड में रहते हैं, यानी अपनी सीमा में रहते हैं। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। और हर लोग जानते हैं कि यह जो पेशा है वकालत का या कोर्ट कचहरी का, यह अच्छा पेशा नहीं है, लोग इसको इज्जत उतना नहीं देते हैं। आज के डेट में हालांकि परिस्थितियाँ बदल चुकी है, लोग पैसा का पुजारी हैं, लेकिन पहले लोग ना वकालत को अच्छा पेशा नहीं मानते थे कि झूठ बोलने वाला पेशा है ना। They were considered, moreover, these वकील एंड वैद्स did not rob people। हालांकि उस ज़माने में वकील थे या वैद्य लोग थे, वो लोगों को लूटने का काम नहीं करते थे। They were considered people's dependent। वे लोगों के डिपेंडेंट माने जाते थे, नॉट देयर मास्टर। उनके मालिक नहीं माने जाते थे, उस पर हुकूमत करने वाला नहीं माने जाते थे, उनके अधीन में रहने वाला माने जाते थे। जैसे आपने देखा भी होगा, जो हमारे यहाँ के वैद्य जी थे, सारा इलाज करते थे, और उसको क्या मिलता था, उनका फ़ी नहीं होता था, बड़े बड़े ऑपरेशन के खर्च नहीं होते थे, बहुत सारे जांच नहीं होते थे, मेडिसिन में दलालियाँ नहीं होती थी। वो इलाज करते थे, जड़ी बूटी से लोग को जीवन देते थे, भगवान ने चाहा तो जीवन मिल जाता था, अच्छे हो जाते थे, और लोग उनको मान सम्मान इज्जत देते थे, धन नहीं देते थे, अनाज देते थे, पैसा फ़ी नहीं हुआ करता था, है ना। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, और न्याय भी हमारे यहाँ निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, और साधारण नियम यह था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये तो खैर आज भी लोग मानते हैं, आज भी गांव के बहुत से लोगों का यह मानना है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, यह अच्छा चीज़ नहीं है। देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, और हमारे यहाँ इसमें फंसाने के लिए दलाल नहीं हुआ करते हैं। दिस इविल टू वॉज नोटिसिबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। ये सारी चीज़ें भी, बुराइयां भी आपको राजधानी के इर्द गिर्द नज़र आएगा। कोर्ट कचहरी, वकील अच्छा चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ क्या हुआ करता था, हमारे यहाँ पंचायत हुआ करती थी, पंच को लोग परमेश्वर मानते थे, और इंसाफ हुआ करता था, वो भी क्विक डिसीजन। आज क्या होता है, आज हम लोग दो व्यक्ति लड़ते हैं, तीसरा व्यक्ति क्या करते हैं, कोर्ट में उनके तरफ से बात करते हैं। जो व्यक्ति देखा नहीं है, जो वकील आपके लड़ाई झगड़ा को देखा नहीं है, वो वहाँ पक्ष रखता है कि मेरा मुवक्किल क्या है, निर्दोष है ना, और उसके लिए उसको पैसा मिलता है। उतनी सैलरी देकर जो जज बैठे रहते हैं, उसको नहीं मालूम है कि कौन सही है कौन गलत है। वह 2 पैसे का वकील जो पैसा लेकर झूठ को सच और सच को झूठ साबित करते हैं, वे उससे बेहतर हमारे पंच परमेश्वर हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन एंड दे इंजॉयड ट्रू होम रूल। जो आम जनता हुआ करते थे वे अपने कृषि कार्य का जो पेशा था उसी को वो स्वतंत्र रूप से चलाते थे, निभाते थे, खेती करते थे और ट्रू होम रूल को इंजॉय करते थे या प्राकृतिक जीवन का इंजॉय करते थे। तो ये था हमारा चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके बारे में गांधी जी ने बड़ी ही खूबसूरती से व्याख्या किए हैं। हालांकि अभी तक हम लोगों ने पैराग्राफ 8 तक पढ़ा है, पैराग्राफ 9 और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, जल्द मिलते हैं इसी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।